सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हाँ, आज का ये वीडियो आपको कुछ ज़्यादा ही लेट मिल रहा होगा क्योंकि कल संडे था और इस कारण से मैं आउट ऑफ स्टेशन था और लेट नाइट को वापस पहुंचा। सो वीडियो तैयार नहीं हो पाया। सो यही कारण है कि वीडियो बनकर लेट तैयार हुआ और आप तक लेट पहुंच रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ताकि आप परेशान ना हो कि वीडियो लेट क्यों आया। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा गांधीनगर में। आपको पता है G20 समिट को होस्ट कर रहा है 2023 में कौन? भारत। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? 18वां। और थीम की बात करेंगे तो थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा, वासुदेव कुटुंबकम से आपको याद आएगा एक डे हमने मनाया था, उसकी भी थीम क्या रखी थी हमने? वासुदेव कुटुंबकम। कौन सा दिन था वो? तो आंसर होगा योगा दिवस, जो हम 21 जून को मनाते हैं। इस बार हमने नवा योगा दिवस मनाया, उसकी थीम रखी हमने वासुदेव कुटुंबकम। और इस बार G20 समिट की थीम भी है वासुदेव कुटुंबकम, या फिर आप इसे इंग्लिश में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। और अभी G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नरों की तीसरी बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई? गुजरात के गांधीनगर में। और पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? पहली बैठक हुई थी बंगलुरु में। अच्छा, G20 की कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं, काफ़ी सारी बैठकें हुई हैं। कुछ मैं आपको याद दिलाऊं तो G20 रोजगार समूह की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक अभी हुई थी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक हुई थी मध्य प्रदेश के खजुराहो में। उसी तरह से G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई थी चेन्नई में। और अभी आप देख रहे हो G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की ये तीसरी बैठक है जो हुई है कहाँ पे? गांधीनगर में। G20 की बात करें तो ये 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन का संगठन है। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा कि अगले साल G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका उत्तर। बाकी आप जानते हो 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। आसियान की अध्यक्षता ये बाली इंडोनेशिया ने की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। और G7 समिट हुई थी अभी जापान में। अभी क्वाड समिट भी ये जापान में ही आयोजित की गई। ये होनी वैसे ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन हो कहाँ पे गई? जापान में हो गई। अगले साल क्वाड की अध्यक्षता हमारे पास है, भारत के पास, ये जरूर याद रखना। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई। अभी कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया में। तो ये एक समुद्री अभ्यास है। तो इसमें भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो भारत के INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने इसमें हिस्सा लिया है। वैसे इंडोनेशिया के साथ हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? तो एक तो हम करते हैं गरुड़ शक्ति और एक हम करते हैं समुद्र शक्ति। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। और आपको याद होगा 2022 में G20 की अध्यक्षता ये इंडोनेशिया के पास ही थी। इस बार हमारे पास है। और अगले साल G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। ब्राजील आंसर होगा। देखो, पहले इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी नई कैपिटल क्या है? नुसंतारा है, जो किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। और आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया में आपको माउंट मेरापे ज्वालामुखी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी और क्राकातोआ ज्वालामुखी आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबतौर में। अभी मालदीव के साथ हमने 2 एक्सरसाइज किए थे, एक था एक्सरसाइज और एक्यूवेरियन एक्सरसाइज। अभी यूके के साथ हमने इस साल 2 एक्सरसाइज किए, अजय वॉरियर और कोंकण एक्सरसाइज। कोप इंडिया एक्सरसाइज अभी हमने अमेरिका के साथ किया था पश्चिम बंगाल में। अभी सिंगापुर के साथ हमने राजस्थान में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया। अभी फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हमने फ्रांस के साथ में किया था, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अभी F इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और डस्टलिक एक्सरसाइज हमने
उज्बेकिस्तान के साथ में किया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी जापान के साथ हमने धर्मा गार्जन एक्सरसाइज किया, वीर गार्जन एक्सरसाइज किया। और अभी जिमेक्स एक्सरसाइज भी हमने किया जापान के साथ में। अच्छा, अभी मिस्र इजिप्ट के साथ में पहला एक्सरसाइज किया हमने साइक्लोन 1, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो AI फॉर इंडिया 2.0 ये है क्या? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य है देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल करना, उनका स्किल बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट करना। तो अभी इसे IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने मिलकर के शुरू किया है। अच्छा, IIT मद्रास से काफ़ी सारे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा IIT मद्रास। और अभी इसके लिए पहली महिला डायरेक्टर किसे बनाया गया? प्रीति अग्लायम को। और इसी तरह से कौन सा IIT अबू धाबी में अपना परिसर स्थापित कर रहा है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। उसके अलावा अभी IIT मद्रास में सारंग 2023 महोत्सव का आयोजन किया गया। और अभी IIT मद्रास ने वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड भी जीता। और IIT मद्रास ने ही एक रोबोट डेवलप किया था होमोसेप नाम से, सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। उसी तरह से IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट भी डेवलप किया था। और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे रहा था IIT मद्रास। तो IIT से संबंधित तो ये प्रश्न मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए। अब बात रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इससे संबंधित जो भी हमने प्रश्न पढ़े होंगे वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आगे आने वाले प्रश्न में। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अभी 4th रनवे का उद्घाटन किया हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इनके पास एक और मंत्रालय, कौन सा? स्टील मंत्रालय। और अभी आपको याद होगा देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे ये भी कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही। और आप जानते हो प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये कर्नाटक में है। और ये जो मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये गोवा का है। अभी इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया। और प्रधानमंत्री जी ने ही झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। तो देवघर हवाई अड्डा का है झारखंड में। और अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और डोनी पोलो हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा ये। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? 2027। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बताओ गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो नाम से पता लग रहा होगा, आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है, तो ये असम में है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये पटना में मिलेगा आपको। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कोलकाता में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे एयरपोर्ट मिलेगा आपको नागपुर में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको मिलेगा वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा लखनऊ में। बिरसा एयरपोर्ट याद रखो ये आपको रांची झारखंड में मिलेगा। लेकिन इनके नाम पे एक स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो उड़ीसा के राउरकेला में है। तो कंफ्यूज मत है ना, इनके नाम पे बिरसा मुंडा जी के नाम पे एयरपोर्ट तो रांची में है और स्टेडियम उड़ीसा में है। तो ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। तो इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और कौन सा मिशन था? अपोलो 11। और आप जानते हो पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। एक्चुअली में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाद बज ऑल्ड्रिन, इनके कदम पहली बार 20 जुलाई 1969 पर चांद पर पड़े थे।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नासा का जो एक मून मिशन है आर्टेमिस मिशन, इसके तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। और चांद पर हमने हमारा चंद्रयान 3 भेजा है अभी 14 जुलाई 2023 में। किस रॉकेट की सहायता से? तो LVM-3 M4 रॉकेट की सहायता से, जिसे हम बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यूनाइटेड अरब अमीरात का मून मिशन क्या है? राशिद मिशन, उसका नाम है राशिद। और आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? वो हम मनाते हैं 12 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और किस अंतरिक्ष यान से गए थे वो? तो वोस्टॉक 1 से। अब डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया, चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, GST डे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है और 2 जुलाई को ही वर्ल्ड UFO डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस हो गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया हमने। अच्छा, इसके बाद भी हमने 2-3 डे और मनाए हैं। बताओ कौन कौन से हैं वो डे, अगर आपको याद है तो। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। तो तूफान का नाम है तालिम टाइफून। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पे आया? दक्षिणी चीन सागर में। और चीन और वियतनाम इससे प्रभावित हुए। इसका नामकरण किया है फिलीपींस ने। तालिम का अर्थ होता है तेज या अत्याधुनिक। फिलीपींस ने इसका नाम रखा है। अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको मनीला में मिल जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड यहीं पे दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और फिलीपींस हमसे कौन सी मिसाइल खरीद रहा है, या यूं कहें कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश हमसे खरीद रहा है? कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो अब तो आंसर पता ही चल गया, ब्रह्मोस मिसाइल हमसे खरीद रहा है फिलीपींस। अच्छा, अभी हमने किस देश को एक जहाज दिया है उपहार में, गिफ्ट में दिया? तो हमने दिया है वियतनाम को, और जहाज का नाम है INS कृपाण। अभी मोचा चक्रवात के बारे में आपने पढ़ा था, उसका नाम किसने रखा था? यमन ने। और बिपौर जॉय ये अरब सागर में आया था। बिपौर जॉय का मतलब होता है आपदा, और इसका नाम रखा था बांग्लादेश ने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी नवा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अभी 20 जुलाई 2023 को फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 ये शुरू हो गया है। कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो 2 देशों में हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसका फाइनल होगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, फिर हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके और भी है, मैं आपको रिवाइज करा दूं। एक तो इसी तरह से हमने पढ़ा था, अभी 132वां डूरंड कप इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? कोलकाता में। ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और कौन सा संस्करण है? 76 नंबर का। कर्नाटक ने जीता है इसको मेघालय को हरा करके। और अभी आपको याद है 2023 फीफा अंडर-20 विश्व कप ये अर्जेंटीना में हुआ। इसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा करके। अभी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और इसको भारत ने जीत लिया। उसी तरह से अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 के लास्ट में। इसका 22वां संस्करण था, कतर में हुआ। उसका शुभंकर मैस्कोट रहा लाइब। इसको अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। और इसमें अगर बात करें कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला, तो आंसर होगा लियोनल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को।
और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। और 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे, ये ध्यान रखना, ये इंडोनेशिया में होंगे। पहले ये पेरू देश में होने वाले थे, लेकिन उससे मेजबानी छीन ली हमने। और 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ था और इसको स्पेन ने जीता कोलंबिया को हरा करके। 2022 वाला मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे फीफा की बात करें तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटो। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 को जारी किया है और इसमें बताया कि 2015-16 से 2019-21 तक में 13.5 यानी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। और इस मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। मतलब इन 13.5 करोड़ लोगों में उत्तर प्रदेश के 3.43 करोड़ लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर बताया गया। अब इसको जारी किया नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करें, योजना आयोग की जगह पे लाया गया था 2015 में। तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म हो गई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और सीईओ ये BVR सुब्रमण्यम बने। अभी नीति आयोग ने 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को भी जारी किया था। तो उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप टॉप पर था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो आंसर होगा उड़ीसा को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं। और किनको ये अवार्ड मिला है? तो जिस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया उनको ये अवार्ड दिया गया। और इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। ये आप ध्यान रखना। अब उड़ीसा को मिला है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर आपको मिलेगा जिसको किसने बनवाया? सोम राजवंश ने। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम भी आपको मिलेगा। अभी हमने पढ़ा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन भी हुआ था भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और सबसे लंबा डैम है हीराकुड डैम, ये भी आपको मिलेगा उड़ीसा में, महानदी पर। किस नदी पे? महानदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। और भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज ये है उड़िया और यहाँ का क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य। अच्छा, ब्लैक पैगोडा टेम्पल, ये हम कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब बना था? 1984 में। और इसी तरह से वाइट पैगोडा हम कहते हैं किसे? जगन्नाथ मंदिर को। और आपको बता दूं कि अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जो इसका 15वां संस्करण था, इसी साल हुआ था उड़ीसा में, जिसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। और बताओ अभी किस राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी? तो भाई उड़ीसा पढ़ रहे हैं तो उड़ीसा ही आंसर होगा। तो ये जो कुई भाषा है ये कंद जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और अभी उड़ीसा ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना को भी शुरू किया। अब चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात करें तो उसमें टॉप पे मध्य प्रदेश था। वहीं जिला श्रेणी में, जिला कैटेगरी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पर था। और याद रखना कि अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और ये जो गंधमर्दन पहाड़ियां हैं इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहते हैं। और अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी, इसमें 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया था। एक तो था उड़ीसा का मयूरभंज और दूसरा लद्दाख। देखो उड़ीसा के कुछ महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया या रज पर्व बोल दो, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया,
धानु यात्रा उत्सव हो गया। तो ये सब आपके उड़ीसा के हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नए भाषा मॉडल जिसका नाम है लामा 2, इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा मेटा। फेसबुक जिसका नया नाम है मेटा, तो अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया है। इसे गूगल के बार्ड और ओपन एआई के चैट जीपीटी चैट बॉट के कंपटीशन में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है लामा 2। अच्छा, इसका नाम लामा क्यों रखा? लामा नाम आपने वैसे ज़रूर सुना होगा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ तो ज़रूर सुना होगा। साउथ अमेरिका का देश है पेरू, वहाँ पे एक जानवर है लामा नाम का, तो उसी के नाम पे ये नाम रखा है। और वैसे पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। अच्छा, मैंने बायोलॉजी क्यों बोला? बायोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा, आपने एक लाइन ज़रूर पढ़ी होगी कि ऊंट और लांबा के आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक मिलता है केवल ऊंट और लांबा के आरबीसी में, हमारे में या बाकी और में नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपने लामा ज़रूर पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कहा। और अभी आपको याद होगा, मेटा ने अभी ट्विटर के कंपटीशन में थ्रेड्स को लॉन्च किया था। वैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया था। और अभी एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, अभी इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप इसको भी लॉन्च किया, जिसका नाम है XAI। और बताओ अभी किसने ग्रामीण भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने ही। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और बताओ अभी भारत के किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। और जो लास्ट में आपको बताया, फट सीरीज हम करते हैं, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक साथ रिवाइज करते हैं, आपका टेस्ट भी लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला, तो आपकी शीट भी मैं तैयार नहीं कर पाया। शीट तैयार करनी पड़ती है उसके लिए, तो आज हम उस सीरीज़ को नहीं कर रहे, कल हम फिर से उसे करेंगे। तो मैं आपको कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन ज़रूर करा देता हूँ और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के किस हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो आंसर होगा गुजरात हाईकोर्ट में, और उनका नाम है सुनीता अग्रवाल। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, राजस्थान। फिर आपसे पूछा किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछा आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शाहरुख खान को। फिर पूछा बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है HDFC बैंक। और फिर आपसे पूछा कि इन्वेस्ट इंडिया के MD CEO कौन बनी? तो आंसर होगा निवृत्ति रॉय। फिर आपसे पूछा अभी इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत कौन बने? संदीप चक्रवर्ती। फिर आपसे पूछा अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर GST भवन का उद्घाटन किया? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। और फिर आपसे पूछा था किस बैंक ने अमृत महोत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा IDBI बैंक ने। तो सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है? तो आंसर होगा 2030 तक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।